जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की संभावना। देखिए, पहला कह रहा है टार्टिक अम्ल अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक अम्ल है। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, अब कोको कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। कोको कोला का भी क्या स्वाद जब खराब हो जाता है तो खट्टा हो जाता है, तो कोको कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। पीने में भी हल्का खट्टा लगता है। ठीक है दोस्तों, न खराब होने की स्थिति में भी खट्टा लगता है। तो कोको कोला का स्वाद खट्टा होता है किसके कारण? फास्फोरिक अम्ल के कारण। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है सैक्रीन। सैक्रीन का रासायनिक नाम क्या है? आर्थोसल्फा बेंजामाइड। सैक्रीन का रासायनिक नाम क्या है? आर्थोसल्फा बेंजामाइड। इसका अणु सूत्र C6H4SO2CONH है। ठीक है दोस्तों, इसे टालुइन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। ध्यान रखना, अगर सैक्रीन पूछा जाए कैसे बनाया जाता है तो टालुइन के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है। यह सुक्रोज चीनी से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। दोस्तों, जो खाने वाली चीनी है तो चीनी से ये 550 गुना अधिक मीठा होता है। सैक्रीन इतनी मीठी होती है, चीनी से कितनी? 550 गुनी होती है। ध्यान रखिएगा। और ये जो बर्फ़ वगैरह आइसक्रीम बनती है उसमें डाला जाता था पहले, लेकिन अब तो रोक लगा दी है। अब देखिए, सूखी धुलाई में पेट्रोल और बेंजीन के साथ, यानी कि जो सूखी धुलाई की जाती है उसमें पेट्रोल और बेंजीन के साथ प्रतिहिम कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, तो बेंजीन की जो सूखी धुलाई की जाती है जो कपड़ों में, तो पेट्रोल और बेंजीन के साथ प्रतिहिम कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सूखी धुलाई में पेट्रोल और बेंजीन का मिश्रण काम में आता है, जिसको बोलते हैं प्रतिहिम कारक। ठीक है, अगला है एस्पर्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। एस्पर्टेम एक कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज या समान चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? कृत्रिम मधुरक है। और यह सुक्रोज, ये जो समान चीनी होती है, खाने वाली चीनी है, उससे कितना गुना होता है? लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। ध्यान रखिएगा। सैक्रीन 550 गुना मीठी होती है और ये एस्पार्टेम कितना होता है? 200 गुना अधिक मीठा होता है चीनी से। ध्यान रखिएगा, खाने वाली चीनी जो शक्कर होती है उससे। अगला है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिक अम्ल है। ध्यान रखना है, एस्प्रिन जो होती है ये एक दर्द निवारक होती है और ये बुखार में काम आती है। तो इसका रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिक अम्ल होता है। ध्यान रखना, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिक अम्ल है। ये बुखार और दर्दनाशी दवा है। तो ये जो बुखार वाली जितनी टैबलेट आती हैं उसमें इसका कुछ ना कुछ अनुपात होता है। और ये दर्दनाशी, जिन व्यक्तियों को दर्द होता है, दर्द के लिए भी ये काम करती है, यानी कि दर्दनाशक है एस्प्रिन। ठीक है, अगला है दोस्तों, तो एस्प्रिन क्या है एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। इसका रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिक अम्ल है। ये बुखार और दर्दनाशी दवा है। ध्यान रखिएगा। फार्मलिन क्या है? फार्मलिन का रासायनिक नाम मेथेनॉल है। ठीक है, एक IUPAC फार्मेल्डिहाइड होता है, फार्मेल्डिहाइड से फार्मलिन बनता है। तो फार्मेल्डिहाइड में 40% तनु विलयन होता है जो फार्मलिन कहलाता है। फार्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन होता है जो फार्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है, फार्मेलिन। ठीक है, और इसे मेथेनॉल भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि फार्मलिन में फार्मेल्डिहाइड का कितना जली विलयन होता है तो 40% होता है। ठीक है, कभी कभी फार्मलिन न पूछकर मेथेनॉल पूछ देते हैं, तो ध्यान रखिए 40% तनु विलयन होता है इसका। किसका? फार्मेल्डिहाइड का, फार्मलिन कहलाता है। यानी कि 40% जो जली विलयन होता है किसका? फार्मेल्डिहाइड का, ये फार्मलिन कहलाता है। तनु ध्यान रखना, फार्मलिन कहलाता है। अगला है चाय में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ध्यान रखना, टाइलिन नहीं, सॉरी, टैनिक अम्ल पाया जाता है। टाइलिन तो लार में पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और चाय जो हमारी जिससे चाय पीते हैं, बनाते हैं जो, उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, अब इसके बाद क्या है? मार्केप्टन का प्रयोग LPG का रिसाव पता करने के लिए मिश्रित किया जाता है। जो खाने वाली गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो LPG गैस होती है, उसमें मार्केप्टेन
मिला दिया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि अगर गैस लीकेज होती है, रिसाव होता है, तो उससे गंध होती है, एक गंध आती है, तो पता चल जाता है कि हमारी गैस निकल रही है, रिस रही है, यानी कि रिसाव हो रहा है। तो इस रिसाव को पता करने के लिए मार्केप्टन का प्रयोग किया जाता है, जो एक तीखी गंध देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जो खाने वाली यानी खाना बनाने वाली गैस है, उसमें एलपीजी गैस में रिसाव का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मार्केप्टन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है मेथेन CH4 और एथेन C2H6 के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि फ्रियोन किसके व्युत्पन्न कहलाते हैं? तो मेथेन और एथेन, मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4 और एथेन का होता है C2H6 के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इसे शॉर्ट या संक्षिप्त में CFC भी कहते हैं, CFC भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रशीतन व वातानुकूलन में किया जाता है। CFC का प्रयोग किस में किया जाता है? प्रशीतन और वातानुकूलन में किया जाता है। और ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण होता है। ध्यान रखना, ओजोन परत जो क्षरण होती है, हमारी ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो वो किसके कारण होता है? CFCF यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही होता है। तो ओजोन परत का जिम्मेदार है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला है रबर। रबर आसानी से बेंजीन में घुल जाती है। पूछा जाता है कि रबर किस में घुलती है आसानी से? तो बेंजीन में। ध्यान रखिएगा, बेंजीन में घुल जाती है। अगला है कपड़ों में जंग और स्याही के दाग धब्बे छुटाने के लिए, हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, अक्सर पूछा जाता है कि कपड़ों में जो जंग लग जाता है और स्याही के दाग धब्बे छुटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला एसीटिक अम्ल के 4 से 6% के तनु घोल को सिरका कहते हैं। ये पूछा जाता है एसीटिक अम्ल यानी कि सिरका जो होता है, सिरका में एसीटिक अम्ल की कितनी मात्रा होती है? तो 4 से 6% के तनु घोल को सिरका कहते हैं। अर्थात सिरका में 4 से 6% एसिटिक अम्ल होता है। कितना होता है? 4 से 6% एसिटिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, सिरका में। और पूछा जाता है सिरका में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक। अब मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है। मेथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको मेथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है। अब इसको पीने से व्यक्ति अंधा और पागल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मेथिल एल्कोहल जहरीला होता है। अगर व्यक्ति इसको पी लेता है तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा अगर थोड़ा पीता, और ज़्यादा पिएगा तो पागल हो जाएगा, और ज़्यादा पिएगा तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ध्यान रखना, मेथिल एल्कोहल इतना खतरनाक होता है। अगला है दोस्तों एक्रोलीन और सल्फा क्लोरो एसिटाफिनोन, दोनों अश्रु गैस है। तो पूछा जाता है अश्रु गैस कौन है? तो देखो, या तो एक्रोलीन दिया होगा और या तो सल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन दिया होगा। तो एक्रोलीन और सल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन दोनों अश्रु गैस है। ध्यान रखिए। कभी कभी अनियंत्रित भीड़, जब कहीं पर कोई मारकाट होती है या कोई भीड़ हो जाती है, दंगा फसाद होता है कहीं, तो वहाँ ये अश्रु के गोले छोड़े जाती है, ये अश्रु गैस छोड़ी जाती है धुआं जैसा। तो वहाँ से जो पब्लिक भीड़ होती है इधर उधर भग जाती है डर के मारे। ये आंखों में बहुत तीखा लगती है। ठीक है। इस वजह से भीड़ क्या होती है? नियंत्रित हो जाती है। लोग अपने अपने जान बचाकर भगते हैं वहाँ से। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी हमें अश्रु गैस एक्रोलीन या सल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन को छोड़ा जाता है, जिसे अश्रु गैस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? लंबे समय तक शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो थकान का अनुभव क्या होता है? जो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जब संचित हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है? हमारी मांसपेशियां सुस्त पड़ जाती हैं और हमें थकान का अनुभव होता है और हमें वैसे लगता है कि हम कुछ ना करें, पड़े रहें, लेटे रहें। तो ऐसा मांसपेशियों में थकान क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लंबे समय तक शारीरिक कार्य करने के बाद, जैसे लगातार हम काम करते रहते हैं, ठीक है, तो जो लैक्टिक अम्ल होता है मांसपेशियों में संचय हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है। ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों दुर्गंध युक्त मक्खन और दूध में क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल के कारण गंध आती है। देखिए दोस्तों, अगर दुर्गंध युक्त मक्खन है, मक्खन गंध मारता है अगर, तो उसमें ब्यूटारिक अम्ल के कारण होता है कि वो गंध मारने लगता है। और दूध लैक्टिक अम्ल के कारण गंध आती है। जो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण गंध देता है वो। ध्यान रखिएगा। तो दुर्गंध युक्त मक्खन, घी जिसको बोला जाता है,
उसमें ब्यूटारिक अम्ल के कारण होता है, और दूध में गंध आती है किसके? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, मेथेन का उपयोग ब्लैक कार्बन बनाने में किया जाता है। तो पूछा जाता है अक्सर कि मेथेन का उपयोग किस में किया जाता है? तो ब्लैक कार्बन बनाने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा इसका। ब्लैक कार्बन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ब्लैक कार्बन का उपयोग क्या, ब्लैक कार्बन है क्या? ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए। तो मेथेन का उपयोग ब्लैक कार्बन बनाने में किया जाता है और ब्लैक कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईंधन के रूप में। अगला है मेथेन तेल वाले कुओं, तेल कूपों से भी निकलती है। तो मेथेन जो है तेल कूप, जहाँ से तेल निकलता है उसमें मेथेन गैस भी पाई जाती है। ध्यान रखिए। और ये धान के खेतों में पाई जाती है, गोबर गैस में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ दलदली कीचड़ है वहाँ पर भी मेथेन गैस पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला मेथेन एल्केन श्रेणी, ध्यान रखना, मेथेन एल्केन श्रेणी एल्केन श्रृंखला का प्रथम यौगिक। पूछा जाता है कि एल्केन श्रृंखला का या एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व यौगिक कौन है? तो मेथेन है। इसका अणुसूत्र होता है CH4। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है एथिलीन, इसी को बोलते हैं एथीन। इसका फार्मूला होता है C2H6। ठीक है, सॉरी एथिलीन है तो ये होता है C2H4। इसका फार्मूला क्या होता है? C2H4 होता है। ध्यान रखिएगा। एथिलीन, इसी को एथीन बोला जाता है। इसका अणुसूत्र होता है C2H4। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये एल्कीन श्रेणी का, वो एल्केन है, ये एल्कीन है। इसमें ध्यान रखना है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम तत्व क्या है या प्रथम सदस्य क्या है? एथिलीन है। इसी को एथीन बोला जाता है। जब एल्केन का पूछता है तो मेथेन लिखेंगे, और जब एल्कीन श्रेणी का पूछता है तो एथिलीन होता है। ठीक है, तो ये एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एथिलीन। इसका उपयोग पॉलीथीन, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। और फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। और एथिलीन का उपयोग निश्चेतक यानी कि बेहोश करने में भी किया जाता है। और एथिलीन का उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। ध्यान रखनी, एथिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है। ध्यान रखिए, मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है जिससे सरसों के तेल जैसी गंध आती है। जो मस्टर्ड गैस है ये एक तेल जैसा द्रव है, और इससे क्या होता है? सरसों के तेल जैसी गंध आती है। ध्यान रखना, जो सरसों का तेल होता है खाने वाला मीठा, वैसी गंध आती है, तीखी। ठीक है। यदि इसकी वाष्प चमड़ी पर पड़ जाए, यानी अगर एथिलीन मस्टर्ड गैस या इसको जो सरसों जैसे तेल की गंध आती है, अगर इसकी वाष्प हमारे त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा में फफोले छाले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फफोले उत्पन्न करता है ये। प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब 1914 में, तो मस्टर्ड गैस का ही प्रयोग किया गया था। रासायनिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूछा जाता है कि किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का रासायनिक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला है एसिटिलीन, इसी को एल्काइन श्रृंखला का प्रथम सदस्य बोला जाता है। ध्यान रखना, वो पूछता है एल्काइन श्रृंखला का प्रथम सदस्य, श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एसिटिलीन होता है। इसका अणुसूत्र होता है C2H2 होता है। ध्यान रखना, इसका प्रयोग कार्बाइड लैंपों में, प्रतीक गैसों के रूप में, कपूर बनाने में, निश्चेतक के रूप में, धातुओं को काटने और जोड़ने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग कैसे किया जाता है? कार्बाइड लैंपों में, प्रदीप्त के रूप में, गैसों के रूप में, यानी प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। सॉरी, इसका उपयोग कार्बाइड लैंपों में, प्रदीपक गैसों के रूप में और कपूर बनाने में किया जाता है। और निश्चेतक के रूप में यानी कि बेहोशी करने में भी किया जाता है। धातुओं को काटने और जोड़ने में कृत्रिम विधि, ध्यान रखना, धातुओं को जो गैस बिल्डिंग होती है उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो धातुओं को काटने और जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। धातुओं को गैस बिल्डिंग होती है जहाँ, वहाँ। अब कृत्रिम विधि से फलों को पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, तो एसिटिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में भी किया जाता है। अब क्लोरोफार्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में समान निश्चेतक यानी कि बेहोश करने में किया जाता है। इसका प्रयोग लीवर और हृदय पर हानिकारक प्रभाव डालता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। पहले क्लोरोफार्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी बेहोश करने में, जब कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहोश कर दिया जाता था, तो बेहोश करने में इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है लीवर और हार्ट पर, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों
इसकी जगह कम हानिकारक पदार्थ, यानी जो क्लोरोफार्म है इसकी जगह कम हानिकारक पदार्थ जैसे ईथर, एथिलीन क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म की खोज लिविंग ने 1831 में की थी, ठीक है। लेकिन निश्चेतक के गुणों का प्रयोग सर्वप्रथम सर्जरी में सिप्सन ने 1848 में किया था, ध्यान रखिएगा। निश्चेतक के गुणों का प्रयोग सर्वप्रथम सर्जरी में सिप्सन ने 1848 में किया था, ध्यान रखिएगा। तो अब क्लोरोफार्म का जो है बेहोशी या निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, इसकी जगह एथिलीन क्लोराइड, ईथर है, और एथिलीन क्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफार्म की खोज लिविंग ने 1831 में की थी, ठीक है। लेकिन निश्चेतक के गुणों का प्रयोग सर्वप्रथम सर्जरी में सिम्पसन ने 1848 में किया था, ठीक है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को पायरिन भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि पायरिन क्या है, तो यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसका अणुसूत्र होता है। इसकी वाष्प वायु से भारी व अज्वलनशील होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशमक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किस में किया जाता है? अग्निशमक के रूप में किया जाता है। अब इसके बाद अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल या जीरोफ्लथोल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल या जीरोफ्लथोल, ठीक है। अगला विटामिन बी। अब विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन B1, तो B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। इसे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, या इसे को एन्यूरिन बोला जाता है, एन्यूरिन, ठीक है। अब दूसरा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन या लैक्टोप्लाविन, ध्यान रखिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन या लैक्टोप्लाविन। अब विटामिन 3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ध्यान रखना। विटामिन B3 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक, रासायनिक नाम है, ध्यान रखने का, निकोटिनिक अम्ल है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो गया? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। और विटामिन B4 का रासायनिक नाम है एडिनिन व कोलिन। विटामिन B4 का रासायनिक नाम है एडिनिन व कोलिन। अब विटामिन B5 का नाम है पेंटाथीनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथीनिक अम्ल। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन 12 का रासायनिक अक्सर पूछा जाता है साइनोकोबालामिन, ध्यान रखना। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कारविक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कारविक अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, ध्यान रखना। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः यहाँ से रिपीट कर देते हैं। विटामिन B4 का रासायनिक नाम है एडिनिन व कोलिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथीनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कारविक अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन, ठीक है दोस्तों।
जैन। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तैयार करिए। जैन साथी।